हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप कहोगे मैम आप हमेशा बोलते हो कि आई होप यू ऑल आर फाइन, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग हमेशा फाइन ही रहने वाले हो और बहुत अच्छे से जो है रहोगे आप लोग जहाँ भी रहोगे, और अपनी पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हो। तो बस यही है कि मेरी विशेष जो है वो हमेशा आप लोगों के साथ में है, आप फाइन ही रहो। एंड आई रियली रियली वांट कि आपका फाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। ओके, अच्छा न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी होगी। आज है 23rd ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो 22nd ऑफ अप्रैल की न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी कि फेसबुक और जो जियो है, रिलायंस जियो, तो वो कोलैबोरेशन में आ रहे हैं। फेसबुक ने 10% जो शेयर, ऑलमोस्ट 10% 9.99% जो है स्टेक होल्डिंग जियो के साथ में करने का फैसला लिया है। और आने वाले टाइम में इट विल बी लाइक कि व्हाट्सएप पर ही जो है लोग अपने ग्रॉसरी की और जो भी हाउस होल्ड आइटम्स हैं उनकी शॉपिंग क्या करेंगे, और पेमेंट मोड भी बन जाएगा व्हाट्सएप ही। तो ये आने वाले टाइम की बातें हैं। एंड देखिए इट्स सच अ गुड थिंग कि आप नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हो और नए आइडियाज़ ट्राई कर रहे हो किसी भी, क्योंकि आज के टाइम में डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और आने वाले टाइम में क्योंकि जो अब कोरोना का जो सारा एटमॉस्फेयर हुआ है इसकी वजह से बेटा इतना चेंज आ जाएगा। आने वाली जो नई इकोनॉमी स्टार्ट होगी उसमें सब डिजिटाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे। अमेरिका में तो कितनी सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने डिजिटाइजेशन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, कंप्लीट डिजिटाइजेशन के ऊपर। मतलब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक फर्नीचर स्टोर था जिन्होंने काफ़ी बड़े एरिया में उसको जो है पूरा अपना क्या बोलते हैं उस मतलब सेटअप उन्होंने क्रिएट किया हुआ था कि विजिटर्स आएंगे, दे विल विजिट और फर्नीचर वगैरह को परचेज करेंगे। मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव सा उन्होंने बनाया हुआ था। लेकिन अब क्योंकि सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है, नाउ दे आर प्लानिंग कि हम डिजिटल मोड से ही वर्कर्स को विजिट कराएंगे अपने पूरे एरिया को, देन दे विल ऑर्डर। मतलब कि घर से बाहर उन्हें निकलने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। ऐसी एक और जो फर्म है वहाँ की, वो बर्थडे पार्टीज वगैरह ये सारी चीज़ें अरेंज करती थी। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि घर बैठे ही बर्थडे पार्टीज लोगों को एंजॉय करवा रहे हैं उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह के साथ में, जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा के और सारा बिल्कुल सेटअप ऐसा करके कि बंदा घर पे भी है, अकेला भी है, तो भी ही इज एंजॉइंग हिज बर्थडे विद द लव्ड वंस जिन्हें वो बहुत ज़्यादा जो उनके दिल के करीब हैं। तो मतलब आई जस्ट वांट टू से दिस कि आने वाले टाइम में डिजिटाइजेशन की वजह से बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं और इकनॉमी तो काफ़ी बुरी तरीके से स्टक हिट हो ही रही है। लेकिन कहते हैं ना, जब तक आप लोगों के ऊपर आके पड़ती नहीं है तब तक आप कुछ नए चीज़ों को अपनाने के लिए रेडी होते ही नहीं हो। सब कहते हैं कि नई चीज़ें अपनानी है, नया करना है, बट हमारा दिल तब तक नहीं मानता जब तक ज़बरदस्ती हमारे पर वो चीज़ ना आ जाए। तो आज का सिनेरियो कुछ ऐसा ही है। ओके, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली है क्या? It is the framework within which all managerial and operational tasks are performed। यानी कि ये वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सारे मैनेजर्स वर्क करते हैं और सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क हैं वो सारे परफॉर्म किए जाते हैं। बेसिकली एक तरीके से डायग्राम होता है जिसके अंदर सारी चेन ऑफ अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी, सारी चीज़ें क्लियरली डिपिक्ट आपने कर रखी होती है, दिखा रखी होती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप अपने स्टडी रूम का जो है एक मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? मतलब पेंसिल या जो भी आपके पास है उसकी पेपर की मदद से पूरा ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करोगे। तो सेम इज विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर क्या चीज़ है वो सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर दिखा देते हैं। बेसिकली अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स को हम दिखाते हैं कि कौन किसके नीचे है, कौन किसके ऊपर है। तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, ये भी दो टाइप का होता है, फंक्शनल एंड डिविजनल। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट्स हम बनाते हैं दे आर बेस्ड ऑन द फंक्शंस विच आर बीइंग परफॉर्म। फंक्शंस क्या? जैसे सेल्स का काम है, प्रोडक्शन का काम है, फाइनेंस का काम है, स्टाफिंग का काम है, ये सारे कामों के अकॉर्डिंग ही डिपार्टमेंट बना दिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट एंड ऑल दैट, मैनी मोर।
ठीक है। और जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट्स बनते हैं दे आर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के बेसिस पर बनते हैं। अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आपके यहाँ बन रहे हैं तो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट है। फुटवेयर के लिए अलग डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक्स के लिए अलग डिपार्टमेंट, और अगर आप बेवरेजेस बनाते हैं तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट। मतलब अगर आपका टेक्सटाइल का है तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अलग हो गया, आपका डिवीज़न हो जाते हैं उनके अलग अलग, ठीक है। तो जहाँ पर प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट बन रहे हैं वहाँ है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर, और जहाँ पर आपके फंक्शन के बेसिस पर बन रहे हैं तो दैट इज़ फंक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक बार वीडियो में आप देख लीजिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। कैन सी फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो बने हुए हैं सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड परचेजिंग। यानी कि जितने भी मेजर एक्टिविटीज़ हैं, मेजर फंक्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है डिपार्टमेंट बने हुए हैं। डिपार्टमेंट बनाने के पीछे मेन जो बेसिस है वो क्या है, एक्टिविटीज़, फंक्शन। जैसे कि आप फाइनेंस का ही देख लो, फाइनेंस आपने डिपार्टमेंट बना दिया, अब उसके अंदर अलग मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों टाइप का वर्क हो रहा है, लेकिन जो भी काम हो रहा है दैट इज़ बेसिकली ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड है, अकाउंटिंग का काम है, ठीक है। जैसे आप देख लो ये सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही देख लो, इसके अंदर फील्ड से सेल्स फोर्स जो है वो करके एक अलग से जो है डिवीज़न बना दिया गया है, ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज। यानी कि जितने भी तीनों टाइप की एक्टिविटीज़ हैं दे आर बेसिकली फ्रॉम सेल्स एंड मार्केटिंग। तो जो मेन डिपार्टमेंट्स बने आपके, यानी कि जितने भी 6 डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे के सारे बने हैं फंक्शंस के अकॉर्डिंग बने हैं। और सबसे बड़ी बात, इस टाइप का आप जो स्ट्रक्चर चूज़ करोगे वो वहाँ चूज़ करोगे जहाँ आप एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाते हो। यहाँ पर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सिर्फ सिंगल लाइन प्रोडक्ट आप बना रहे हो। मान लिया अगर आप फुटवेयर बना रहे हो तो फुटवेयर के ऊपर ही आप वर्क कर रहे हो, उसके लिए ही आप ये डिपार्टमेंट्स बना रहे हो। फुटवेयर की ही सेल्स एंड मार्केटिंग होगी, फुटवेयर के लिए ही प्रोडक्शन होगा, उसके लिए ही आप HR डिपार्टमेंट अपॉइंट करोगे, उसी के लिए फाइनेंस, R&D भी उसी के लिए, एंड परचेज भी उसी के लिए। सी डिविजनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे जो है 5 डिपार्टमेंट्स हैं, और 5 के 5 डिपार्टमेंट्स अलग अलग प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड हैं। जैसे कॉस्मेटिक्स का अलग, गारमेंट्स का अलग, फुटवेयर अलग, स्किन केयर अलग एंड मेडिसिन अलग। यानी कि ये पांचों टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से बनेंगे। डिपार्टमेंट के नेम ही उन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। आप कहीं भी ये नहीं देख रहे हो कि जो मेन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग है। नो, यहाँ पर जो मेन डिपार्टमेंट का आपने क्लासिफिकेशन किया है या फिर जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन किया है वो किसके बेसिस पर किया है, प्रोडक्ट के बेसिस पर। ओके, अच्छा एक चीज़ और है कि इन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट के सेपरेट फंक्शनल डिपार्टमेंट अलग होते हैं। यानी कि हर एक डिपार्टमेंट में अलग ह्यूमन रिसोर्स का काम चल रहा होगा, मार्केटिंग का, R&D का, परचेजिंग का, प्रोडक्शन का, ये अलग अलग काम चल रहे होंगे। हर एक डिपार्टमेंट सेपरेटली अपने ये काम परफॉर्म कर रहा होगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर तो इतना स्पेस की वजह से दिखाया नहीं है, बाकी इन सारे पाँचों के पाँचों डिपार्टमेंट्स में ये सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हो कि कितना डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होता है। HR का काम पाँचों डिपार्टमेंट में अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो कितना जो कॉस्टली अफेयर हो जाता है। यही रीज़न है कि डिविजनल स्ट्रक्चर को जो लार्ज स्केल की कंपनीज होती हैं वही अपॉइंट करती हैं। स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव सीन व्हाट इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, और दोनों के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के बाद जो टॉपिक बचता है दैट इज देयर मेरिट एंड डीमेरिट। तो मेरिट हम देख लेते हैं पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर की। फर्स्ट वन इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। यस, आपको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिल जाती है क्योंकि आप हर एक फंक्शन का अलग से डिपार्टमेंट बना रहे हो। अब जिस डिपार्टमेंट में जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो डिपार्टमेंट उस फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो जाएगा। वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो येस, यू कैन हैव फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। सेकेंड जो मेरिट है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल स्टैब्लिश करने में, कोऑर्डिनेशन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। रीज़न क्योंकि पता है हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है और हर एक फंक्शन अपना टास्क अच्छे से परफॉर्म कर रहा है क्योंकि स्पेशलाइज पर्सन वहाँ पर लगे हुए हैं। और कंट्रोलिंग भी ईजिली हो जाती है क्योंकि नाउ यू नो विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन। थर्ड जो आपकी मेरिट है दैट इज मैनेजरियल एफिशिएंसी। देखिए जब मैनेजर्स कंट्रोलिंग ढंग से कर पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली
उनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो और ज़्यादा इंप्रूव होगी। मैनेजमेंट जो है, जो भी मैनेजर्स हैं, दे विल बी मोर एफिशिएंट। तो अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होने वाला है? ऑर्गेनाइजेशन को। देन अवॉइड डुप्लीकेशन, यस, इसमें डुप्लीकेशन बच जाता है एक्टिविटीज़ का। अब देखिए कैसे, जैसे कि आप डिविजनल स्ट्रक्चर अगर बनाते हो तो उसमें डिपार्टमेंट कैसे बने आपके? फुटवेयर, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स। फुटवेयर का अपना अलग परचेज होगा और कॉस्मेटिक्स का अपना अलग परचेज होगा, ठीक है। और जो थर्ड डिपार्टमेंट था आपका, क्या था मतलब टेक्सटाइल में तो भूल ही गया था, टेक्सटाइल जो है, तो उसके लिए अलग परचेज का काम होगा। तो यहाँ पर परचेज की एक्टिविटी 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में रिपीट हो रही है, यानी कि 3 जगह की जा रही है। और फंक्शन में क्या होता है कि एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग होती है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं, यानी कि बड़े लेवल पर आप परचेजिंग कर सकते हो, एक ही जगह से एक ही बारे में हो रही है, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज होता है। आगे है आपका ईज इन ट्रेनिंग। यस, अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है तो आप उसको पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में भेज दोगे। मान लिया सेल्स में किसी बंदे को ट्रेन करना है, सेल्स अच्छे सेल्समैन बनाना है, तो आप उस डिपार्टमेंट के जो हेड है उसको जो हेड ओवर कर दोगे और वो उस डिपार्टमेंट में रहकर सारी चीज़ें, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ के आसपास परफॉर्म हो रही हैं, उनको देख कर भी काफ़ी कुछ सीख लेगा। तो आपकी ट्रेनिंग जो है न्यू पर्सनस की, न्यू एम्प्लॉयज़ की काफ़ी ईजी हो जाती है। और न्यू ही क्यों, जो पुराने भी बनते हैं, अगर उनको आपको ट्रेन करना है, मान लिया कि सेल्स का ही कोई बंदा, उसको आपको थोड़े दिन परचेज की ट्रेनिंग देनी है, मान लिया, तो आप उसको परचेज डिपार्टमेंट भेज दोगे तो वहाँ पर भी काफ़ी कुछ सीख लेगा, क्योंकि चारों तरफ परचेज का ही वर्क हो रहा है। तो ट्रेनिंग आपकी इजीली हो जाती है, इंटर डिपार्टमेंटल भी और नए पर्सन की भी। आगे है बैलेंस्ड अटेंशन। यस, जो भी मैनेजर है उसकी बैलेंस्ड अटेंशन जाती है सारे डिपार्टमेंट्स पर, कोई भी डिपार्टमेंट्स उससे लैकिंग नहीं रहता। इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम। फर्स्ट वन इज लेस एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। देखिए हर एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, परचेज, सेल और ये आपका फाइनेंस, एवरी डिपार्टमेंट फोकस ऑन व्हाट इज बीइंग डन बाय देम। वो अपने ऊपर ही फोकस रखते हैं, भी हमने अपने परचेज का काम कर रहे हैं, बाकी किसी के साथ कोऑर्डिनेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन टारगेट अचीव हो ना हो, इस पर उनका मेन फोकस नहीं रहता। उनका मेन फोकस क्या रहता है कि अपनी एक्टिविटी हमने ढंग से करनी है, हमें जो दिया गया हमने वो काम ढंग से करना है, चाहे वो प्रोडक्शन का है चाहे परचेज का है। मेन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की तरफ उनका इतना ध्यान नहीं रहता, तो इससे उसका निगलेक्शन होता है। किसका? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का। ओके, सेकेंड है प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। यस, कोऑर्डिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एक रीज़न है, देखिए कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ढंग से वर्क नहीं किया तो वो क्या कहेगा कि भाई हमें तो रॉ मटेरियल ढंग से नहीं मिला था। अब ये बात किस पर गई? परचेज डिपार्टमेंट में। परचेज डिपार्टमेंट कह देगा क्योंकि भाई हमें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से फाइनेंस नहीं मिला था, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। तो यही चीज़ें हैं कि ब्लेम गेम चलता रहता है, कोऑर्डिनेशन बनता नहीं है। आगे है आपका इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। कई बार डिपार्टमेंट में आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, वो किसी मैटर के ऊपर एक राय नहीं होती। देखिए जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है कि भाई अगर सेल बढ़ानी है तो हमें डिस्काउंट को 5% से 10% करना पड़ेगा, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी परमिशन नहीं देता। वो कहती है कि नहीं, हम 5% से ज़्यादा डिस्काउंट दे ही नहीं सकते कस्टमर्स को। तो यहाँ पर क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना दोनों के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि मतभेद, आपस में मतभेद क्रिएट होना, तो वो यहाँ पर काफ़ी चांसेस रहते हैं। आगे इनफ्लेक्सिबिलिटी। देखिए इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि आपके जो भी डिपार्टमेंट्स बन गए, आप उनमें इस चीज़ को हटा नहीं सकते। मान लिया एक डिपार्टमेंट ढंग से वर्क नहीं कर रहा आपका, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कोर फंक्शन है, आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर वो इनएफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी यही चीज़ डिविजनल में कैसी बेनिफिशियल है। तो ये आपके फंक्शनल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों हो गए हैं। नाउ वी सी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल याद है ना, मल्टी प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट। देखिए फर्स्ट जो मेरिट है इसका, दैट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। वहाँ किसका स्पेशलाइजेशन था? फंक्शनल में फंक्शंस का स्पेशलाइजेशन था, और प्रोडक्ट डिविजनल में प्रोडक्ट के ऊपर स्पेशलाइजेशन है। आप हर एक प्रोडक्ट का जो डिपार्टमेंट है वो उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होता है। सेकेंड है फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यस, अगर कोई प्रोडक्ट ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में सही शेयर नहीं बना पा रहा है और ढंग से रन नहीं कर रहा है, तो यस यू कैन फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करोगे? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा, बाकी प्रोडक्ट चल रहे, रीजन क्या है, तो यू कैन फिक्स अकाउंटेबिलिटी। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी एंड
इनिशिएटिव, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है डेफिनेटली, क्योंकि आपका अगर एक प्रोडक्ट, मान लीजिए 4 प्रोडक्ट आप बना रहे हो और एक प्रोडक्ट आपका मार्केट में ढंग से रन नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हो, उस लाइन को ही खत्म कर सकते हो, बाकी के कंटिन्यू रहने दो। तो यस, इन जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रहती है। और इनिशिएटिव, यस, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का जो डिपार्टमेंट है, उसका डिपार्टमेंटल हेड है, वो अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बेस्ट बनाना चाहता है, तो वो क्या करते हैं, नए नए आइडियाज सोचते हैं, नए नए इनोवेशन इस्तेमाल करते हैं कि भी कैसे भी करके वी हैव टू बी अहेड, हमें आगे रहना है। कंपटीशन चलता रहता है हर सारे प्रोडक्ट्स के बीच में, ठीक है। तो इनिशिएटिव को मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यस यू कैन ग्रो, यू कैन एक्सपेंड। भाई अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आप नई लाइन जो है और ऐड कर सकते हो, ठीक है, और नहीं रन कर रहा तो आप रिमूव कर दो। ओके, तो अच्छा, एक और इसका मेरिट है, दैट इज असेसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए हर एक डिपार्टमेंट, हर एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट अलग अलग मापा जाता है, यानी कि कंबाइंडली तो देखा जाएगा बाद में, बट पहले इनिशियल स्टेज पे अलग अलग उनके प्रॉफिट्स देखे जाते हैं, कौन अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा नहीं कर रहा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है उनको फर्दर ट्रीटमेंट भी मिलती है। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसका। फर्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिविजन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि भाई हम तो इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि हमें फंड्स कम मिले थे, वो डिपार्टमेंट इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि उसे फंड्स ज़्यादा मिले और टाइमली मिले, मतलब कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उनमें आपस में ही मतभेद बने रहते हैं फंड्स इशू को लेकर भी। आगे हायर कॉस्ट, यस, अब यहाँ पर मैं समझाती हूँ हायर कॉस्ट कैसे होगी। हर एक डिपार्टमेंट में सेम एक्टिविटी अलग अलग परफॉर्म हो रही, परचेज का काम अलग अलग, यहाँ अलग यहाँ अलग यहाँ अलग, ठीक है, सेल्स का काम यहाँ अलग यहाँ अलग यहाँ अलग, सब जगह अलग, सेंट्रलाइज कुछ नहीं हो रहा, तो अलग अलग काम होगा तो क्या, ना तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने वाला है और डेफिनेटली डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी होगा, तो आपका लॉस ज़्यादा होगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न नहीं होगा। आगे डिसरिगार्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, यस, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट का डिसरिगार्ड होता है। हर एक डिपार्टमेंट अपने बारे में सोचता है, सिर्फ मेन टारगेट के बारे में नहीं सोचता। इस ये जो डीमेरिट है ना, ये आप दोनों में यूज कर सकते हो, फंक्शनल में भी है और डिविजनल में भी है। आगे है कम्बरसम स्ट्रक्चर। देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर जो है कम्बरसम है क्योंकि इसको ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सब में अलग अलग टाइप का काम हो रहा होता है, तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है काफ़ी, तो ईजिली इसको अप्रोच करना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत जो वेल्दीएस्ट कंपनीज होती हैं वही इसे अप्लाई कर पाती हैं। ओके, नाउ यू हैव सीन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल। अब इनकी सूटेबिलिटी देख लेते हैं। देखिए जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो सुटेबल होता है वहाँ पर जहाँ पर एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा होता है, ठीक है, एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट है, और जो डिपार्टमेंट्स बने वो फंक्शंस के बेसिस पर बने हुए हैं, प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड फिनांस और आपका HR, ये अलग काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स के नेम है, ठीक है। और डिविजनल वहाँ जहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट है आपके और हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग से यू हैव टू क्रिएट अ डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है और अलग अलग प्रोडक्ट को सेंट्रलाइज तरीके से आप हैंडल नहीं कर पाओगे, वहाँ पर यू विल नीड डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शनल और डिविजनल दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं, लेकिन एक काम जो आपको खुद करना है दैट इज कि इनका डिफरेंस आप ढंग से खुद याद करोगे, क्योंकि बेटा मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं तो उनमें डिफरेंस करना इज नॉट अ बिग थिंग। इफ स्टिल यू वांट कि मैम आप ही करा दो, हमसे नहीं हो रहा, देन यू कैन टेल मी, रिस्पॉन्ड करना, देन आई विल लेट यू नो अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे। देन उसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को समझ लेंगे। नेक्स्ट 2 वीडियोज और लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यू मस्ट नो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग, काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से। फंक्शनल डिवीजन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है इस चैप्टर का, डेलीगेशन, डिसेंट्रल, समटाइम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑल्सो, ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, ध्यान रखना है आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अपना ध्यान रखिए, आप इस वीडियो को देखते रहिए, जितनी बार समझना है देखिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।